नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। आज है 25 दिसंबर 2020। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में क्या इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं अगले 4-5 मिनट में। तो पहली बात तो ये कि कोई ऐसी खास न्यूज़ है नहीं जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो। पहली न्यूज़ है टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट मॉडल। ड्यूटी भर्ती मॉडल मतलब ऐसी ड्यूटी जो आप टूर पर जाके करोगे, मतलब परमानेंट ड्यूटी नहीं है, 2-3 साल के लिए करोगे। तो सेना ने भर्ती का टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल का प्रस्ताव रखा। इसमें क्या है कि युवा लोग 3 साल के लिए सेवा कर सकते हैं वॉलंटरीली। ठीक है, वॉलंटरी मतलब देखो, अभी जो रिटायरमेंट है, आपकी सर्विस है, वो कैसी होती है। आप रिटायर कब हो, तो या तो 60 साल की एज में हो, तो या फिर आप 15 साल जॉब करने के बाद, जो होते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, छोटी सर्विसेज के बाद, स्पेशली आर्मीज़ में होता है। तो इन्होंने कहा 15 साल भी नहीं, आप 3 साल काम करो फिर रिटायर हो जाओ। तो इससे गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या होगा, पेंशन वगैरह खर्चा बच जाएगा। और युवाओं का फ़ायदा क्या होगा कि 3 साल के लिए कंट्री के लिए सर्विस दे दी आपको, और थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, नेशनलिज्म की भावना आ गई, देश प्रेम, ये सब हो जाएगा। फिर इसके बाद जो ये इकोनॉमी में आप देखते होंगे, टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो लगातार चलते रहते हैं। तो कभी वोडाफोन, कभी नोकिया, कभी केयर्न, कभी कोई ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो होता क्या है देखो, भारत के खिलाफ केयर्न ने भी ये जीत लिया, इससे पहले वोडाफोन ने जीत लिया था इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस। ठीक है, तो होता क्या है, देखो मैं आपको नॉर्मल चीज़ बताऊं। कहानी ये है कि इंडिया में जो आपका सपोज़ कैपिटल गेंस टैक्स, आपने अगर कोई कंपनी है आपकी ए और कंपनी बी के शेयर आपने ख़रीद लिए। ठीक है, अगर ये शेयर आपने इंडिया में ख़रीदे, भारत में, तो आपको भारत में कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा। सपोज़ वो 30% है। ठीक, तो आप करते क्या हो, खरीदते तो आप हो, लेकिन आप क्या करते हो, इस कंपनी की एक विदेशी यूनिट को या फिर जाके इसको विदेश में ख़रीद लेते हो। तो आपने इंडिया के बदले सपोज़ मॉरिशस में या केमन आइलैंड में वहाँ ख़रीद लिया, जहाँ टैक्स जो है अदर कंट्री, वहाँ टैक्स 0.5% है या 1% है। ठीक है, तो बस यही पूरी कहानी है कि आपने ये ख़रीदा, तो जहाँ आपको 30% टैक्स भरना था, वहाँ आपने 0.5 या 1% भरा। तो यही केयर्न ने किया था। तो केयर्न ने जो ये यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, ब्रिटेन भारत की द्विपक्षीय निवेश संधि, उसके तहत भारत सरकार को चुनौती दी थी। भारत ने क्या किया था, एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ बनाया था, मतलब पिछले टाइम से, कि यही जो हरकत हुई थी आंतरिक व्यापार पुनर्गठन, तो उस पर कहा था कि भैया आपने ये किया, आप टैक्स भरो। आपको 30% टैक्स भरना था, आपने 0.5% टैक्स भरा, वो भी इंडिया में नहीं भरा। हुआ क्या था कि केएन एनर्जी ने, जो केएन इंडिया है, उसकी जो मेजॉरिटी हिस्सेदारी है, एक वेदांता कंपनी को इंडिया के बाहर बेच दी थी। तो इंडिया ने फिर टैक्स मांग लिया। फिर ये पूरी कहानी स्थायी जो आर्बिट्रेशन न्यायालय नीदरलैंड हेग वहाँ है, वहाँ चला। तो बस यही कहानी है। अल्टीमेटली क्या है कि आदेश के खिलाफ चुनौती या अपील आप कर नहीं सकते, लेकिन भारत सरकार फिर भी इसको चुनौती दे ही सकती है। ठीक है, तो पूरी ले दे के कहानी है कि ये सब इश्यूज़ पिछले कई सालों से न्यूज़ में हैं। 2008 या 2006 में पहला इशू आया था, फिर 2009 में ये वोडाफोन का इशू आया, फिर 2012-13 के आसपास पूरा नोकिया वाला इशू चला। तो हर एक अवार्ड कभी कोई कंपनी जीत जाती, कभी इंडिया। अब आप कहोगे यहाँ पर ये टैक्स हेवन कैसे काम करते हैं। सपोज़ इंडिया में 30% टैक्स है, यहाँ पर 0.5% है, तो उस कंट्री को क्या मिला, कंट्री को मिला कि दुनिया भर से आके वहाँ 600 कंपनी आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर इफ़ेक्टिव अर्निंग इंडिया से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से ये सब चीज़ें चलती हैं, और दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज़ है, वहाँ सबको बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसके बाद अगेन ये मॉकैग है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इसको रटने मत बैठ जाना। बस समझ लो कि ये सब फालतू चीज़ें भी चल रही हैं। नहीं, क्या है, नकली अंडे बना लिए, तो जो प्रोटीन है वो मुर्गी नहीं देगी, पौधे से ले लोगे। अंडे की तरह जैसा टेस्ट है, अंडे ऐसा दिखता है। इसका जो पोषण प्रोफाइल है, अगर न्यूट्रिएंट प्रोफाइल आप बनाओ कि कितना जिंक है, कितना कैल्शियम है, कितना प्रोटीन है, तो वो सब पोल्ट्री अंडे के जैसा ही है। तो इससे क्या है, जो आहार स्पेसिफिक विशिष्ट, जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं या फिर शाकाहारी, वीगन और वेजिटेरियन, उन लोगों के प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो इन्होंने एक अवार्ड जीत लिया, तो क्या करोगे उनका। ठीक, इसके बाद जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स, बिजली नियम जो 2020 के बनाए गए, उसमें एक ये पॉइंट कल मिस कर दिया था, तो उसको ऐड कर लेते हैं। बिजली एक 7वीं अनुसूची यानी कि समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिसमें केंद्र सरकार लॉ बना सकती है। ठीक है, अल्टीमेटली इसमें क्या है, अगर आपको रिवीजन करना हो तो, मतलब जो अंतिम उपभोक्ता है, एंड कंज्यूमर है, उसके प्रति कंपनीज ज़्यादा जवाबदेह हैं। शिकायत निवारण, मुआवजा तंत्र, ये सब चीज़ें हैं। तो अब क्या होगा कि अगर लंबी बिजली कटौती कर ली या कनेक्शन आपको नहीं मिला टाइम पे, तो फिर डिस्कॉम कंपनियां आपको मुआवजा देंगी। डिस्कॉम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं।
ठीक। तो मुद्दा क्या है, जो कल भी बताया था कि ये जो कंपनीज़ हैं भौगोलिक एकाधिकार रखती हैं, मतलब कि अगर आप कहो कि ये आपके 1 2 3 4 5 6 ये पोर्शंस हैं, और कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ इस वाले एरिया में अपनी सर्विसेज दे रही है, बिजली दे रही है, तो यहाँ कोई और बंदा बिजली नहीं देगा। तो उस वजह से लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि टाटा की बिजली ले लें कि एयरटेल की बिजली ले लें, तो ये चीज़ दूरसंचार में मिलती है। तो इस मुद्दे को इन्होंने इस रूल्स में अभी भी नहीं डाला है। फिर इसके बाद 4 फिल्म मीडिया इकाई हैं, उनका विलय हो गया राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में। ठीक। तो ठीक है, पढ़ना हो पढ़ लो, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिल्म प्रभाग और इस समारोह निदेशालय कोई नहीं पूछता इनको। इसके बाद किलोइया ज्वालामुखी हवाई के बिग द्वीप पर है। अगर आप देखो तो ये यूएस से है, और अगेन ये न्यूज़ है, अभी 4-5 दिन पहले रिपीट हुई थी, ये चलती रहेगी लगातार। तो ये आपका एशिया है या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ये हवाई आइलैंड है, अमेरिका की 50वीं कॉलोनी है। तो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। सिनॉप्सिस को आप जीएस और रीडिफाइन को आप ऑप्शनल्स के लिए फॉलो कर सकते हो। एंड अदर देन दैट, आप अगर ये कंटेंट डाउनलोड करना चाहो तो सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर जाकर जनरल स्टडीज़, स्पेशल या फिर ऑप्शनल्स, यहाँ पर जाकर देन यू कैन गो टू डेली कोर्सेज, देन यहाँ पर आप जा सकते हो। तो यहाँ आप हिंदी कंटेंट और इंग्लिश कंटेंट दोनों डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और कोरोना से बच के रहिए।